दी सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन, सेंटर ऑफ मास जो होता है पार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो मासेस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो अगर मैं लिखूँ, अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स का एक सिस्टम है और उसके सेंटर ऑफ मास की अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो वो बनेगा आपका m1r1 प्लस m2r2, इसी तरह से ऐड करते चले जाना है आपको जितने भी पार्टिकल्स हैं अपॉन सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 सबको जोड़ देना, ये कैपिटल M, ये टोटल मास बन गया। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। ठीक, तो मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल के मासेस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक, इंटरनल फोर्सेज ऑफ द पार्टिकल, तो इंटरनल फोर्सेज का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो है उसकी जो लोकेशन है, वो कितने पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस क्या हैं, उनके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनकी पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, उन सब बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है, और सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो भी इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं सिस्टम के, वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते। सेंटर ऑफ मास को अगर के मोशन को अगर अफेक्ट करना है, उसको एस्लेट कराना है, रिटार्ड कराना है, जो भी कराना है, उसके मोशन को अगर चेंज करना है, उसके मोशन को अगर बदलना है, तो हमको नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। जो सेंटर ऑफ मास है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो क्या लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, मासेस पे भी डिपेंड करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी कितनी डिस्टेंसेस पे हैं, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट, इंटरनल फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो जरा समझिए, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, जैसे मान लिया टू पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, और ये इनके बीच की ये डिस्टेंस है, और मान लिया यहाँ पे कहीं इनका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर वो डिस्टेंस m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे, तो कंसेप्ट ये बनता है कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच की डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी आपसे पूछा है R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 जो आएगा वो आ जाएगा M2 अपॉन M1। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्स रेशियो में, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। क्लियर? तो क्या आंसर बनेगा इसका, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। सो योर आंसर इज सी पार्ट। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट कोऑर्डिनेट्स दिए आपको -1, 2, एंड 2, 4। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान होता है। जो एक्सीएम होगा आपका वो आपका बनेगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 है मास 1 kg, x1 है -1, प्लस m2 x2, m2 है मास 2 kg और x2 भी है आपका 2, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 kg। तो XCM तो आपका आ गया 1, YCM कितना आ जाएगा, तो YCM आ जाएगा M1 Y1, तो M1 था 1 kg और Y1 है आपका 2, प्लस M2 Y2, तो M2 है 2 kg और Y2 आपका 4, अपॉन टोटल मास जो है वो कितना है 3 kg। तो ये आपका हो जाएगा 8 + 2 10, 10/3। तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 10/3। तो x, y कोऑर्डिनेट जो आएंगे सेंटर ऑफ मास के वो 1, 10/3 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? सो योर आंसर इज ए पार्ट। In carbon monoxide molecules, the carbon and oxygen atoms are separated by distance 1.2 into 10⁻10 मीटर। ठीक, तो इस तरह से बना लेते हैं कुछ। ठीक है, मान लिया ये कार्बन का है, कार्बन का एटम है, और ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक, और इनके बीच में ये इनकी बॉन्ड है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड है, हर्बल बॉन्ड होगी ये। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस दी है आपको 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आर आपको दी हुई है। तो ये पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम, कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो ये कार्बन एटम है, ये मान लिया ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम भारी होता है तो ऑक्सीजन एटम के पास होगा सेंटर ऑफ मास, कार्बन एटम से थोड़ा सा दूर होगा।
तो अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस अगर x है, कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर x है तो ये बनेगी आपकी r माइनस एक्स। और कंसेप्ट ये होगा कि m1 इज इक्वल टू m2 r2। अब मास कितना लेंगे, तो कार्बन का अगर मैं यूनिट m1 r1 इक्वल टू m2 r2 करना है तो यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कार्बन का अगर मैं मास कहूँ 12 है तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 यूनिट्स। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में ले सकते हैं। अगर कार्बन का मास जो है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, AMU है, तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो m1x1 इक्वल टू m2x2 लगाते हैं तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू r माइनस एक्स। तो ये आपका आ गया 12x इज इक्वल टू 16 r कितना है, r है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 16x। तो 16x तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर उधर जाएगा 12x में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 28x इज इक्वल टू 16 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻10। तो आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, x निकालना होगा तो 28 से क्या कर देंगे, हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो थोड़ा सा इसको सेटल कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? फिगर शोज कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड। दो रॉड्स का कंपोजिट सिस्टम है। एक्स एक्सिस पे ये एल लेंथ की रॉड है, वाई एक्सिस पे ये 2l लेंथ की रॉड है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, तो जो एल लेंथ की रॉड है उसका मास अगर m होगा तो 2l लेंथ की रॉड का मास 2m हो जाएगा। एल लेंथ की रॉड का जो सेंटर ऑफ मास मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है l/2, 0। तो जो 2l लेंथ की रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो दिख रहा है 0, l। अब आपको XCM YCM निकालना है, तो XCM क्या बनेगा, m1x1 तो m इंटू l/2 प्लस m2x2 2m इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 3m। तो ये आपका आ जाएगा l/6। XCM आ गया। अगर YCM निकालना होगा तो m1y1 तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस m2y2 तो 2m और y कोऑर्डिनेट उसका l है, अपॉन टोटल मास कितना बनेगा 3m। तो ये आपका आ जाएगा 2l/3। So x coordinate is l/6 and y coordinate is 2l/3, l/6, 2l/3. So your answer is C part. All the particles of a body are situated at a distance r from the origin. Origin से सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पे हैं। तो सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, ये मान लिया ओरिजिन है। 2 डायमेंशनल सेटअप के बारे में सोच लेते हैं हम। और सारे पार्टिकल जो हैं वो r डिस्टेंस पे हैं, यानी सारे पार्टिकल जो हैं वो एक r रेडियस के सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो r रेडियस के स्फीयर पे लाई करेंगे। इस पे लाई कर रहे हैं सारे पार्टिकल। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं, तो जरा समझिए। अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल होता, सारे सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता, ठीक, और ये r डिस्टेंस पे होता है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी r, तो मैं ये कहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास भी फिर वहीं हो जाता है, क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास भी उसी पार्टिकल पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस r के बराबर हो जाती। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल होते, मान लिया एक पार्टिकल यहाँ होता, ठीक है, मान लिया एक पार्टिकल यहाँ होता, एक पार्टिकल हो सकता है यहाँ होता, कुछ और भी हो सकता है, कैसा भी सेटअप हो सकता है, तो सेंटर ऑफ मास हो सकता है कहीं यहाँ होता, यानी रहेगा वो फिर उस सर्कल या स्फीयर के अंदर, तो ये सेंटर ऑफ मास होता। तो अब सेंटर ऑफ मास की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो r से भी कम हो जाती। यानी सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मैं कहूँ x है वो डिस्टेंस, या कुछ r कह देता हूँ, स्मॉल r, सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो वो r के बराबर भी हो सकता है और r से छोटा भी हो सकता है। बराबर सिर्फ तब होगा जब सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा। एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R से कम हो जाएगी। क्लियर? और वो डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है। कैसे जीरो होगी? अगर ये सारे पार्टिकल इस सर्कल पे या स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, इसके सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगी, जीरो भी हो सकती है। तो वो इसके अंदर केस आ जाएगा कि r के बराबर है या r से छोटी है, छोटी में वो जीरो भी हो सकती है। क्लियर? तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा बी पार्ट। हमारा आंसर बनेगा इसमें बी पार्ट। A uniform metal rod of length 1 meter is bent at 90 degree so as to form two arms of equal length. The center of mass of this bent rod is
वर्टेक्स से पूछ रहे हैं कितनी डिस्टेंस पे। तो जरा इसको ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया आपका वाई एक्सिस है और ये मान लिया एक्स एक्सिस है, और एक रॉड है 1 मीटर की, उसको एल शेप में बेंड किया है। तो इस तरह से ये रॉड है, आधे आधे मीटर के 2 आर्म बना दिए हैं, ये रॉड है आपकी। ठीक, अब इसका सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स से पूछ रहे हैं, मतलब ओरिजिन से पूछ रहे हैं, 0,0 से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ क्या होगा। ठीक, तो अगर मैं कहूँ बराबर बराबर लेंथ है, तो अगर मैं कहूँ कि इस हिस्से का मास m है तो इस हिस्से का भी मास m होगा। और इसका अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो रॉड की लेंथ ढंग से समझना, रॉड की लेंथ थी 1 मीटर, तो ये आधा हिस्सा ये आधा मीटर है, और सेंटर ऑफ मास उसके भी आधे में होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/4, 0, और इसके भी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,1/4। ठीक, अब हम इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इनके एग्जैक्टली मिड में होगा। मिड में क्यों हो रहा है? मिड में इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के मास बराबर हैं, इसलिए मिड में हो रहा है। मिड में होने का मतलब ये कि एक्स कोऑर्डिनेट भी आधा होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आधा होगा। ठीक, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिखूं तो ये आपके आ जाएंगे 1/8, 1/8। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये भी 1/4 है, ये सॉरी 1/8 है, और ये भी आपकी 1/8 है, तो हमें निकालनी है वो वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो आ जाएगी 1/8 टाइम्स √2। सो योर आंसर इज 1/4 √2, 1/4 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। क्लियर? ठीक, अगर आप मैथमेटिकली निकालना चाह रहे हो, ग्राफिकली नहीं निकालना चाह रहे हो, तो हम RCM निकालेंगे। तो क्या होता है M1 R1, R1 कितना है? तो R1 है 1/4 I कैप प्लस 0 J कैप, प्लस M2 R2, R2 कितना है? 0 I कैप प्लस 1/4 J कैप अपॉन M1 प्लस M2। तो ये मास कितना हो जाएगा? 2m। तो ये m कॉमन लेके m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये आपका आ जाएगा 1/8 I कैप प्लस 1/8 J कैप। अब इसकी डिस्टेंस पूछ रहे हैं ओरिजिन से, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो 1/8 का स्क्वायर 1/64 प्लस 1/8 का स्क्वायर 1/64, तो ये आ जाएगा आपका 1/8 टाइम्स ऊपर आ जाएगा √2। तो ये आपका आंसर आया 1/4 √2 फ्रॉम द वर्टेक्स। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट masses M1, M2 एंड M3 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए थिन मासलेस रेक्टेंगुलर शीट 1/2 मीटर, 1 मीटर। ठीक, ये 3 पार्टिकल हैं और तीन वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, एक पे रखा है M1 1.6 kg, दिख रहा होगा आपको ए पार्टिकल पे, ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे रखा है M2 2 kg और सी पे रखा है M3 2.4 kg, और ये डिस्टेंस 1.2 मीटर है और ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है। ठीक, सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट द पॉइंट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। ठीक, तो मैं सीधे RCM निकाल रहा हूँ आई कैप जे कैप में, तो वही XY कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो एक मास तो है 1.6 kg, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ये आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। प्लस दूसरा मास जो है वो आपका 2 kg और उसके कोऑर्डिनेट है 1.2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और तीसरा मास जो है वो 2.4 kg है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे। 2.4 और 1.6 जो होता है वो 4 kg हो जाएगा, और 2 kg और, तो ये 6 kg टोटल मास हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऊपर आने वाला है 2.4 आई कैप प्लस 2.4 जे कैप अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सेंटर ऑफ मास के, तो 0.4, 0.4 उसके क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो योर आंसर इज सी पार्ट। थ्री रॉड्स ऑफ द सेम मास आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। 3 रॉड्स हैं, सेम मास के हैं। ठीक है, सेम मास के हैं, इंपॉर्टेंट बात है, मास सेम होनी चाहिए। तो एक रॉड तो ये होगी O से लेकर A तक, एक रॉड होगी O से लेकर A तक x एक्सिस पे, एक O से लेकर A तक y एक्सिस पे, और एक A√2 की होगी ये जो रॉड। 3 रॉड्स होंगी। ठीक, तो ढंग से अगर ड्रॉ करें इनको तो ये कुछ इस तरह से होंगी। एक रॉड तो ये है आपकी,
एक रॉड आपकी ये है और एक रॉड आपकी ये है, 3 रॉड्स हैं। मास इनका सबका सेम है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट a/2, 0, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0, a/2 और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूंगा तो ये a/2, a/2 हो जाएगा। तो तीनों रॉड्स, तीनों का मास m मान लेते हैं, तीनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता है, और हमें तीनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है, तो हमें इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ RCM, m1 r1 है a/2 i कैप, प्लस m2 r2 है a/2 j कैप, प्लस m3 उसका भी मास m ही है, और वो है आपका a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 3m। तो ये a/2 i कैप, ये वाला फैक्टर a/2 m a/2 i कैप और m a/2 i कैप, तो m a i कैप बन जाएगा। इसी तरह से m a/2 j कैप और m a/2 j कैप m a j कैप बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा m a टाइम्स i कैप प्लस j कैप, और डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m। तो ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आया a/3 i कैप plus a/3 j cap. So your coordinates of center of mass is a/3, a/3. Hence your answer is D part. टेंथ क्वेश्चन अच्छा है, इसको ढंग से समझेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg लाइज एट 1, 2, 3। तो 3 पार्टिकल्स हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, यानी टोटल मास कितना हो गया 6 kg। और ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 1, 2, 3 पे। ठीक, तो एक सिस्टम है जिसमें टोटल मास है 6 kg। ठीक, और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि एक 6 kg का मास 1, 2, 3 पे रखा हुआ। ठीक, अब आगे समझिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टोटल मास 3 kg लाइज एट ए पॉइंट -1, 3, -2। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें टोटल मास जो है वो 3 kg है, और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3, -2। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, वेयर शुड वी पुट ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। कह रहे हैं 5 kg वाला पार्टिकल हम कहाँ रखें, ताकि सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। पूछ रहे हैं 5 kg हम कहाँ रखें ताकि उस 5 kg, इस 6 kg और इस 3 kg का सेंटर ऑफ मास इसी पे आ जाए, 1, 2, 3 पे आ जाए। तो 5 kg को हम रखें कहाँ। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, 5 kg को मैं कहीं यहाँ रखता हूँ, ऐसे ही 5 kg को यहाँ रखा जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। अब मेरा टास्क ये है कि ये 5 kg, ये 6 kg और इस 3 kg का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आना चाहिए 1, 2, 3 पे। तो लॉजिक ये रहेगा, 6 kg वाला सिस्टम कहेगा ऐसा है, देखो भाई मेरा तो सेंटर ऑफ मास 1, 2, 3 पे है ही। अब तुम दोनों लोग ऐसा करो कि ये 5 kg और 3 kg कंबाइंड, तुम दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी अगर इसी पॉइंट पे आ जाए तो हम तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे हो जाएगा। देखो कहेगा मैं तो यहाँ पे खड़ा ही हूँ, मेरा सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ही, तुम दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो और इस पॉइंट पे ले आओ, तो हम तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में 6 kg की हम रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस 5 kg और इस 3 kg का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये बन जाए। ठीक, तो इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन बनाते हैं फिर। ठीक, इक्वेशन समझिए, XCM है 1, तो वो बनेगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 8। पहली इक्वेशन समझ में आई। XCM जो था आपका 1 डाला मैंने यहाँ से, तो हो गया m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। कितना आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो ये 8 इधर आएगा और 3 आगे इसमें ऐड हो जाएगा, 8 और 3 11 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 11/5। जरूर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो YCM 2 है m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8 2 जाए बन जाएगा 16, 16 में से ये 9 माइनस करेंगे तो आपका 7 बचेगा, 7/5। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया 7/5। चलो z कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ZCM इज इक्वल टू m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना आ जाएगा z कोऑर्डिनेट,
ये हो जाएगा 24 और इसमें ये 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 तो z कोऑर्डिनेट आपका आ गया 6। तो 11 5 5 7 बाई 5 और 6, तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। क्लियर? एग्जैक्ट आंसर क्या है? 11 बाई 5 7 बाई 5 और 6। ठीक। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ढंग से समझेंगे। देखिए, एक मास m1 है 2m। ठीक, मैं लिखता जाता हूँ। m1 2m है, m2 4m है, m3 m है। और ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि m4 की वैल्यू क्या हो ताकि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक, m1 कितना दिया है? ये 2m। m2 कितना दिया है? ये m। m3 कितना दिया है? ये m2 है 4m। m3 कितना दिया है? ये m। और m4 पूछ रहे हैं ताकि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आ जाए। अब हम इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्चुअली समझाता हूँ। देखिए, सबका सेंटर ऑफ मास एकदम ओरिजिन पे आना चाहिए, तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि ये और ये मास बराबर होने चाहिए, ये और ये मास बराबर होने चाहिए, ताकि इसका और इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ ओरिजिन पे आ जाए और इसका भी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए, तभी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा। तो ना ये और ये बराबर हैं, क्या हैं? ये और ये बराबर नहीं है। अगर मैं चलो m2 और m4 को बराबर करने के लिए यहाँ 4m है तो यहाँ 4m कर दूँ, लेकिन फिर भी ये 2m और 2m तो बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये इस सिचुएशन में पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। इस सिचुएशन में m4 की किसी भी एक वैल्यू के लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाए, इनके सेंटर में आ जाए। सेंटर में कब हो सकता है? वो फिर से समझ लिए, डायगनली अपोजिट मास सेम होने चाहिए, m1 और m3 सेम होने चाहिए और m2 और m4 सेम होने चाहिए, तब जाके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा। अदरवाइज हम पूरी इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये ऊपर है आपकी वाई एक्सिस और इसकी साइड मान लेते हैं ए है, तो कोऑर्डिनेट्स आप सब लिख ही लोगे और सेंटर ऑफ मास आप चाहते हो सेंटर पे, यानी a/2 a/2 पे। तो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सीएम की इक्वेशन समझिए और ढंग से समझना है इसको। ठीक है, एक्सीएम, तो एक्सीएम है a/2 इज इक्वल टू m1 x1 तो 0 हो गया पहला वाला, प्लस m2 x2 तो 4m इंटू ए हो जाएगा, प्लस m3 x3 तो m इंटू ए हो जाएगा, प्लस m4 x4 तो m4 तो निकालना है और x4 आपका 0 है, अपॉन टोटल मास कितना होगा? तो 7m प्लस m4 टोटल मास हो जाएगा। ठीक, सेटल करते हैं तो a और a कॉमन लेके इस a से कैंसिल कर लिया, इससे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7m प्लस m4 और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये है 4m और ये 5m, ये तो 0 ही हो गया, 5m और 5m में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10m। तो यहाँ से जो m4 आ रहा है वो 3m आ गया। अब रुक जाना, इतनी जल्दी नहीं, रुक जाना। m4 की वैल्यू कितनी आ गई? 3m। तो ऐसा लगेगा कि चलो m4 अगर 3m होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ XCM हमने सेटल किया, अभी हमें YCM भी सेटल करना है। तो YCM सेटल करते हैं, तो YCM भी a/2 है इक्वल टू m1 y1, पहला टर्म 0 है, m2 y2 दूसरा टर्म भी 0 है, प्लस m3 y3, तो m3 है m और y3 है आपका a, प्लस m4 y4, m4 भी है m4 ही है, y4 है आपका a, अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना आया? 7m प्लस m4। फिर से वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a कॉमन लेके ये a से a कैंसिल आउट, तो इधर आ जाएगा 7m प्लस m4 और इधर कितना आने वाला है? तो इधर आने वाला है 2m प्लस 2m4। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो यहाँ से m4 निकालेंगे तो इस m4 के इधर ले आते हैं, 2m को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से जो m4 आ रहा है वो 5m के बराबर आ रहा है। तो अब क्या आंसर टिक करोगे? 3m के 5m। ठीक, XCM से कह रहा है 3m, YCM से आ रहा है 5m। इसका मतलब किसी भी एक सिंगल m4 की वैल्यू के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट a/2 a/2 नहीं हो सकते। अगर आप XCM को सेट करने की कोशिश करोगे तो YCM आउट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा, और जब YCM को बीच में सेट करने की कोशिश करोगे तो XCM आउट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि m4 की एक सिंगल वैल्यू के लिए आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आ जाए? सेंटर में आ जाए। क्लियर? तो इसलिए क्या आंसर बनेगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज से बेहतर होता है यहाँ लिखा होता नॉट पॉसिबल। क्लियर?
4 रॉड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी है, 4 रॉड हैं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी है। हैव मास, इनके मास दिए हैं, ए बी का मास कितना है m, बी सी का मास कितना है 2m, सी डी का मास कितना है 3m और डी ए का मास कितना है 4m। ठीक, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द 4 रॉड्स, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो जरा समझिए, ये है m और ये है 3m, 3m वाली रॉड ज़्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, ऊपर वाली है 3m, नीचे वाली है m, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट से कहाँ हट जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, अब जरा इधर देख लेते हैं, इधर है 4m, इधर है 2m, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपको फर्स्ट रीजन में मिलेगा, ऊपर और लेफ्ट साइड में। सो सेंटर ऑफ मास विल लाई इन द रीजन 1, ए पार्ट आंसर बनेगा इसका। क्लियर। 3 identical spheres each of mass 1 kg are placed touching each other with their centers on a straight line। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। 3 आइडेंटिकल स्फीयर बनाने हैं आपको। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं। पहला स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर ये, आइडेंटिकल हैं और इनके जो सेंटर्स हैं वो इस तरह से मार्क हैं। ये सेंटर है P, इसका सेंटर है Q और इसका सेंटर है R। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम P इज, P से सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इन तीनों कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यही तो होगा Q, यही तो बनेगा इनका सेंटर ऑफ मास इस तीनों का। और P से डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर इनकी रेडियस R है, रेडियस R है, रेडियस R है, तो जो P से डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की वो 2R के बराबर होगी। यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस, ये आपका आंसर होगा। अब हमें बस मैच कराना है कि इनमें से कौन सा आंसर 2R दे देगा। तो जरा एक एक करके समझते हैं, जरा पहला निकालने की कोशिश करते हैं कितना आने वाला है। फर्स्ट PQ, PQ की डिस्टेंस 2R है, प्लस PR, PR की डिस्टेंस 4R है, देख पा रहे हो आगे हो गए आप, प्लस QR, QR फिर से 2R है, अपॉन 3, तो कितना आने वाला है, तो ये आपका आ गया 8R/3। हमारा आंसर नहीं है, हमें आंसर चाहिए 2R, तो पहला वाला तो आंसर मैच नहीं किया। दूसरा देखते हैं, PQ, PQ कितनी है 2R, प्लस PR, PR कितना 4R अपॉन 3, तो ये बनेगा 6R/3, तो ये आ गया आपका 2R, तो यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, PQ, PQ कितना है 2R, प्लस QR, QR भी आपका 2R है अपॉन 3, तो ये आपका 4R/3 आ गया, तो ये आंसर भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी। एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, साइड कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, ये साइड 20 सेंटीमीटर है और उसमें एक किनारे से एक सर्कुलर पार्ट जो है वो काट के डिस्क की फॉर्मेट में निकाल दिया है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का इज, शिफ्ट के बारे में पूछ रहे होंगे कहाँ रहेगा। ठीक, तो एक बात इसमें एकदम क्लियर है कि अगर ये पूरी प्लेट कंबाइंड होती तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ओ पे होता, ओ पे, और जैसे ही आपने ये सर्कुलर प्लेट काट के बाहर निकाली तो ओ से ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा, ये नया सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने कहा चलो एक्स शिफ्ट हो गया ये। ठीक, तो बस ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो ज़रा देखिए इसमें क्या क्या आंसर हो सकते हैं। एट O1 पे तो नहीं होगा, एट O पे भी नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में O से शिफ्ट होगा तो 0.54 सेंटीमीटर फ्रॉम O ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सही हो सकता है, ये क्लियर नहीं है वो तो हमें सॉल्व करके पता लगेगा, लेकिन सही हो सकता है। और फिर हुआ नन ऑफ द अबव, यानी आंसर ए नहीं है, आंसर बी नहीं है, या तो आंसर सी बनेगा या आंसर डी बनेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर पूरा एरिया में से थोड़ा एरिया काट के बाहर निकाला है हमने, तो ये होता है नया सेंटर ऑफ मास। ठीक, XCM नया सेंटर ऑफ मास, तो बनेगा पूरा मास इंटू उसका XCM माइनस जो हिस्सा आपने रिमूव किया इंटू उसका XCM अपॉन पूरे मास में से वो जो हिस्सा रिमूव किया वो माइनस कर देंगे।
m1x माइनस m2x अपॉन m1 माइनस m2। फिर से समझ लीजिए, नया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। इसमें हम पूरी प्लेट का मास डालेंगे जब आपने इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया है, और उस पूरी प्लेट के मास का सेंटर ऑफ मास, फिर माइनस जो हिस्सा आप रिमूव करने जा रहे हो उसका मास और उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन m माइनस स्मॉल m। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और O जो है उसको मैंने कहा चलो वो ओरिजिन होगा, 0,0 होगा, ठीक। तो जरा देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो टोटल m मास कितना होगा, m मास के बारे में भी समझ लेते हैं। तो मास जो होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो यही जो फॉर्मूला है ये एक बेहतर फॉर्मेट में आ जाता है। वो फॉर्मेट ये होगा, XCM इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल a इंटू स्मॉल x अपॉन कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ठीक। ये फॉर्मूला और बेहतर है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेट वाली सिचुएशन में मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। एरियल डेंसिटी होती है, शीट में सरफेस डेंसिटी होती है, ठीक। तो आप मास की जगह डायरेक्ट आप एरिया यूज़ कर सकते हो। तो जरा लगाएं, फिर सॉल्व करें। पूरा एरिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया सेंटीमीटर में रखते हैं, इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 0, उसी को मैंने ओरिजिन माना है, माइनस जो हिस्सा आप रिमूव करने जा रहे हो उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। और उसका एक्सीएम कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से होगा ये 4 सेंटीमीटर, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, सेंटर से 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर की साइड थी और बीच वाला पॉइंट से कितनी डिस्टेंस हुई है, 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा होगा आपको, ये 4 सेंटीमीटर, तो O से O1 की डिस्टेंस आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। आप खुद से अलग डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। 6 सेंटीमीटर अपॉन 400 माइनस 16 पाई। अब इसको आराम से सॉल्व करना है और आपको इससे आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आंसर इसमें आ जाता है, ये सी पार्ट जो है वो आंसर मैच कर जाता है। अगर नहीं मैच करेगा तो आप क्या मार देना है इसमें, डी पार्ट। बिल्कुल एक और वैसा ही क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म मेटल की डिस्क है आर रेडियस की और उसमें से एक और डिस्क काट के निकाली है जिसका डायमीटर आर है, मतलब उसकी रेडियस r/2 होगी किनारे से। डायग्राम बनाए तो इस तरह की सिचुएशन होगी। ये आर रेडियस की डिस्क है, ये इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है। ये इसका क्या रहा होगा, सेंटर। ये आर रेडियस की डिस्क है। अब यहाँ से डायमीटर, आर रेडियस की डायमीटर यानी r/2 रेडियस की डिस्क साइड से हमने काट के ऐसे निकाली है। इस तरह की सिचुएशन कुछ रही होगी। इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ था, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2। अब रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसी एक्सिस से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नया सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। ये इसको मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, इसको ये वाई एक्सिस मान ली इस तरह से, तो वो ओरिजिन मिल जाएगा आपको। तो करें फिर सॉल्व, क्या होगा, नया एक्सीएम जो होगा वो बनेगा टोटल एरिया इंटू उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जो एरिया रिमूव कर रहे हो उसके एक्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपॉन ए माइनस ए। चलो सॉल्व करते हैं। टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 0, माइनस ये जो स्मॉल डिस्क काट के निकाली उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो है r/2। दिखा होगा आपको, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो r/2 होगी, तो वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा अपॉन पाई आर स्क्वायर बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा है माइनस r/8 और नीचे आ रहा है 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो ये 4 से 8 कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका आंसर आया माइनस r/6। माइनस का मतलब नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया होगा सेंटर ऑफ मास, और कितना शिफ्ट हो जाएगा, r/6, ठीक। तो ये डिस्टेंस होगी r/6। तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो पुराने वाले सेंटर से r/6 डिस्टेंस पे होगा, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, r/6। क्लियर? सो योर आंसर इज D part, r/6 from the center. Clear?